मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज फॉर होमी बाबा एग्जाम। इसमें मैं आपको हर चैप्टर के जो पार्ट्स होते हैं उसके मैं बेस्ट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। अब भाई इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने ये नहीं कराया, इसमें आपने ये वाला क्वेश्चन ऐड नहीं किया। देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सीरीज। ये सीरीज का पर्पस ये है कि आपकी अप्रोच बिल्ड करना। देखिए, मेरी अचीवमेंट आपके सामने है। मैंने कहीं ना कहीं अगर ये अचीवमेंट लाई है तो उसके पीछे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग थी वो थी अप्रोच। कि फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे हम अप्रोच करें, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि टाइम कम है तो ट्रिक्स लगा लो, बट आई डोंट थिंक कि ट्रिक्स एग्जाम हॉल में काम करती है। ट्रिक्स अपनी जगह है, बिकॉज ट्रिक्स आर नथिंग बट कंक्लूजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन आता है, क्वेश्चन का अप्रोच आता है, तो आप बहुत इजीली 80 प्लस मार्क्स होमी भाभा एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। और मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में रूल बताया है कि जो रिटन टेस्ट है उसको हल्के में नहीं लेना है। कई लोग की वही दिक्कत है कि रिटन टेस्ट को क्या करेंगे, हम तो सिर्फ करेंगे पास। सिर्फ रिटन टेस्ट को हम लोग पास करेंगे, जबकि जो 30% वाला रूल है, जो आपका स्टेज 1 में 30% जो स्टेज 2 में जाता है वही मेन गेम चेंजर होता है। जितने भी मेडलिस्ट है उनके स्टेज 1 में बहुत बेहतरीन नंबर आते हैं। सो आपको स्टेज 1 का टारगेट रखना है एटलीस्ट 80 प्लस मार्क्स। एंड जीके पे उतना एम्फोसाइज नहीं करना है, क्योंकि जीके जितना आपको आता है उतना ही आपको आएगा। साइंस को आपको जी जान लगा के पढ़ना है। एंड साइंस के जो अप्रोच है उसके लिए मैं रेडी हूँ, है ना। द बाबा स्कॉलर्स रेडी है आपको पढ़ाने के लिए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के पार्ट 1। आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, जिसके अंदर आएगा डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, थोड़े बहुत ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो भाई, ये थोड़े से आपको सवाल अजीब से लग सकते हैं, बट दिस आर द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ रेडियस आर, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग 2.5 रिवॉल्यूशन। पहली बात तो देखो भाई, सिंपल सी बात है कि जहां भी तुमको इस टाइप का डेटा मिले उसको थोड़ा सा फटाफट अंडरलाइन कर लो कि हाँ 2.5 रिवॉल्यूशन रेडियस आर दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। हाँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपने को क्या करना था कि सर्कुलर पाथ ऐसे फटाफट से बना लो। अब क्या दे रखा है कि भाई 2.5 रिवॉल्यूशन। सपोज आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, एक रिवॉल्यूशन के बाद आप वापस यहीं पे आ गए, दूसरे रिवॉल्यूशन के बाद आप वापस यहीं पे आ गए, एंड हाफ रिवॉल्यूशन के बाद आप कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। समझ में आया आपको। यहाँ से एक रिवॉल्यूशन एक चक्कर मारा भाई, दूसरा चक्कर मारा, तीसरा में आधा करना है तो यहाँ पहुंच गया भाई। कोई भी बच्चा है बता देगा, नर्सरी का बच्चा भी, कि मम्मी अगर मैंने ग्राउंड के 2.5 चक्कर मारे हैं तो मैं अभी यहाँ पे हूँ। अब मजे की बात है कि ये सर्कल का ये होता है आर। हाँ सर, ये होता है आर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तुमको दिमाग में रखना है कि सिंपली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। दो पॉइंट है, हाँ भाई, सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है, वो क्या हो गई, मुझे बताइए, डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है, ये वाली है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, आर प्लस आर। ये सबसे छोटी डिस्टेंस हो गई, जो कि क्या हो गया, 2 आर। अब जैसे 2 आर आया, आपको ऑप्शन पे फटाक से जाना है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 आर है, यहाँ पे जीरो है, गलत। जीरो है, गलत। 5 बाय आर है, गलत। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। डायरेक्ट आपको ऑप्शन देके करना था, है ना। ये वाली अप्रोच आपको भी लगानी है कि ऑप्शन आपको देखना है। देखो कितना इजी हो गया, डिस्प्लेसमेंट 2 आर फटाक से आपने निकाला, एक ऑप्शन में आपको दिख भी गया। तो यहाँ से आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डिस्टेंस कैसे करेंगे, अरे भाई बचपन में अपन पेरीमीटर पढ़ते थे, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर। एक चक्कर का 2 पाई आर, दूसरे चक्कर का 2 पाई आर, तीसरे चक्कर आधा ही चला तो 2 पाई आर, और आधा कर दो यार।
तो ये कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, तो 2 पाई आर पाई आर कितना आ गया भैया, ये 5 पाई आर। इसमें कोई दिक्कत थी क्या? नहीं है। मेन तो अपना यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखो, अंडर व्हाट कंडीशन विल द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड को अपन क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और एग्जैक्टली इक्वल ये अपन ने अंडरलाइन कर लिया। सिंपल सी बात है, अब दिमाग में क्या चमकेगा कि सर एवरेज वेलोसिटी तो मैंने पढ़ी थी, कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, यही दिमाग में आएगा, बिल्कुल सही बात है ना। और स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे बताइए, डेफिनेटली सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को आपको किसके इक्वल करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ये कब होगा? अरे भाई सिंपल सी बात है, जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब बराबर होगा, जब आप सीधे 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 चलोगे। क्यों सर? क्यों? क्योंकि जब आप कभी भी सीधे चलते हो, तो सीधे में आप कभी कोई भी 2 पॉइंट ले लो। सपोज मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए, क्या इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस और जितना मैं चला हूँ वो सेम है? बिल्कुल सही बात है। अगर सीधा ही आपको चलना है, जब आप सीधे चलोगे, तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है और जो टोटल डिस्टेंस होती है ये तो सेम होती है। ये तो नर्सरी का बच्चा भी बता देगा कि अगर मैं सीधा चला तो मम्मी शॉर्टकट भी यही है, लॉन्ग कट भी यही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही है, डिस्टेंस भी यही है। तो ये कब बराबर होंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव स्ट्रिक्टली अलोंग द स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन परफेक्टली सर्कुलर पाथ। बिल्कुल गलत बात है। सर्कुलर पाथ में अभी अपन ने पढ़ा कि जब मैं एक चक्कर मारूंगा तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो के बराबर नहीं होता। सी ऑप्शन देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द फिक्स्ड स्ट्रेट पाथ। ये भी बिल्कुल गलत बात है। ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट नॉन जीरो। अब देखो ये ऐसे ऐसे शब्द दे देगा जिससे आपका दिमाग खराब होगा, अरे बाप रे ये क्या है। भाई ये कुछ भी नहीं है, ये ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि अपने को एक ऑप्शन मिल गया बी, जो डेफिनेटली बता रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव स्ट्रिक्टली अलोंग द स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। सीधा चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही क्या होगी, बराबर होगी। ये फॉर्मूला से ही अपने कर लिया। आगे वाला सवाल अपन देखते हैं। तीसरा वाला सवाल देखो यार, कितना इजी। अब देखो ये खतरनाक सा दे दिया, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। बाप रे, बच्चे सोचेंगे अरे बाप रे ये क्या हो गया। भाई ये कुछ भी नहीं है। अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या कह रहा है क्वेश्चन की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन। भाई सिंपल सी बात है, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है मैं ये बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी कभी हम रटते हैं कि जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहली इक्वेशन जो है सपोज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अपन ने रट ली, बच्चा रट लिया। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बच्चा रट लिया। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, आप रट लेते हो। लेकिन अपने को ये याद नहीं रहता यहाँ पे जो एसेलरेशन है वो कैसा एसेलरेशन होना चाहिए भाई। ये एसेलरेशन होना चाहिए कांस्टेंट। अगर कहीं भी कांस्टेंट एसेलरेशन नहीं है, ये सवाल फंसाते हैं। ये फंसाने वाला सवाल बन जाता है कि मैंने भी ये सवाल देखा है कि जिसमें बोलेंगे कि एसेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, तो वहां पे क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी क्या? तो तुम बोलोगे हाँ सर लगेगी, क्योंकि वहां पे एसेलरेशन है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि जो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके लिए एसेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा यूनिफॉर्म होना चाहिए, भाई दोनों एक ही चीज है ना, दोनों एक ही चीज है, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर तुमको कहाँ दिख रहा है, ये वाली इक्वेशन में दिख रहा है। और डेफिनेटली सी बात है, मैंने तुमको बता दिया कि कोई भी जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें एसेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो देख लो यार, एसेलरेशन है जीरो, गलत। एसेलरेशन इज कांस्टेंट एंड नॉन जीरो, बिल्कुल सही बात है। कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, गलत। डिक्रीजिंग, गलत। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट फंसाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये थ्योरेटिकल सवाल बनता है बहुत बेहतरीन वाला। अब देखो सेम सवाल आ गया कि स्विमर ट्रेवल, अप्रोच आपको समझनी है कि भाई अप्रोच मुझे कैसे लगानी है। A swimmer travels from one end of the 50 मीटर पूल, और 50 को मैंने अंडरलाइन कर लिया फटाक से, है ना, to the other and return back to the same straight path exactly in 1 minute। बिल्कुल सही बात है।
एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, अरे भाई जहां से चला वहीं आ गया। तो बच्चे से पूछा गया भाई शॉर्टकट क्या था, तो बच्चा बोला भाई मैं तो वहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो डिस्प्लेसमेंट में बच्चे ने याद कर रखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, जहां से चले वहीं आ गए, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी तो मैं क्या कर लूंगा, मुझे बताइए, डिस्प्लेसमेंट जो कि जीरो। अब कोई भी टाइम नीचे आप रखो, 50 रखो, 100 रखो, 500 रखो, आंसर तो भाई जीरो ही आएगा ना। जीरो के नीचे आप कुछ भी रखो तो जीरो ही आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। जैसे ही दो ऑप्शन गलत हो गए, तुम्हारे भाई बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि तुमने दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर दिए। अब या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये ऑप्शन सही होगा। अब एवरेज स्पीड पे आ जाते हैं। एवरेज स्पीड सिंपली तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, भाई मैं कितना चला डिवाइड बाय कितना टाइम। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट्स इट। टोटल डिस्टेंस कितना था, यहाँ से यहाँ मैं चला 50, वापस में आ रहा हूँ भाई 50। तो किसी से पूछा, नर्सरी का बच्चा भी बता देगा कि भाई 50 मीटर दूर स्कूल थी, वापस घर आ गए, कितना चले, तो तुमने बोला सर 50 + 50 चला मैं, जो कि क्या आ गया 100। सर मैं तो 100 मीटर चल लिया। अब कितना टाइम, टाइम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ बच्चे डाल देंगे वन। वन सही है क्या, अरे भाई ऑप्शन में देखो मीटर पर सेकंड, यहाँ पे क्या दे रखा है, मिनट। अब बच्चे को भी पता है कि भाई 1 मिनट कितना होता है, 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकंड। क्या इसमें कोई बड़ी बात थी, एग्री करते हो, हाँ सर। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस 100 डिवाइड बाय टोटल टाइम 60। तो ये कितना आ गया मुझे बताइए, कितना आ गया मुझे बताइए, क्या ये 5/3 नहीं आएगा। हाँ सर, 5/3 को क्या मैं 1.6 नहीं लिख सकता, ये 6 6 6 6 आता है, जिसको मैं 1.67 लिख देता हूँ। तुम्हारा काम वैसे ही बन गया यार, 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो ऑप्शन क्या आ गया, सी आ गया, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से आपको अप्रोच लगानी है, कुछ भी नहीं है। कैन ऑब्जेक्ट पोजेस चेंजिंग वेलोसिटी इवन इफ इट्स स्पीड रिमेन परफेक्टली कांस्टेंट, हाय 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 हाय। ये देखो, ये सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, उसमें भी अगर मैं स्पेसिफाई करूँ तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। सर ये क्या आपने बोल दिया, भाई जब तुम कोई भी पत्थर को गोल गोल घुमाते हो सेम स्पीड में, तो तुम पत्थर को गोल गोल घुमा रहे हो, हाँ सर। तो जब पत्थर को तुम गोल गोल घुमाते हो तो स्पीड तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। स्पीड तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। अब बच्चे पूछेंगे सर वेलोसिटी कैसे अलग अलग होगी, अरे भाई वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, तुम याद करो उस दिन जब हम वेलोसिटी पढ़ा करते थे। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी थी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती थी सर, वेक्टर क्वांटिटी होती थी जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पे डिपेंड करती थी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती थी, डायरेक्शन पे डिपेंड करती थी। अब तब तुम पत्थर घुमाते हो, क्या पत्थर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बच्चा भी बता देगा हाँ सर होती तो है। मिशन मंगल में अपन ने देखा था कि भाई ऐसे चेंज होती है ना, ये ऐसे हो जाएगा, हाँ सर यहाँ पे है तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे है तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे है तो डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। तो भाई जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो ये क्या था कॉन्सेप्ट, ये था वेक्टर का कॉन्सेप्ट कि भाई वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे चेंज करती है। स्पीड चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती थी यार, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर डिपेंड करती थी, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती थी। क्या उसका कोई डायरेक्शन से कोई लेना देना है, बिल्कुल नहीं सर। एग्री करते हो कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब तुमको स्पीड में पढ़ना है, क्या आंसर आएगा, जैसे नो, बिल्कुल नो वालों को तो पहले ही हटा दो। अब यस पढ़ो, बट ओनली इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल सही बात है। सर्कुलर मोशन में अपन ने देखा, गोल गोल जब आप घुमाते हो, वैसे यस बट ओनली इफ ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। ये देखो, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इसका मतलब यही है कि भाई तुम सीधे सीधे चल रहे हो, और डी एक्सेलरेशन मतलब गाड़ी चला रहे हो और ब्रेक मार रहे हो, इसका और कुछ भी मतलब नहीं है। जब तुम सीधे सीधे भाई गाड़ी चला रहे हो, जब तुम सीधी गाड़ी चला रहे हो, जब सीधी गाड़ी चला रहे हो तो उसका क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। तो भाई जब डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी, नहीं। क्या स्पीड चेंज होगी, नहीं।
सीधे जब हम चलते हैं तो दोनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा, ऊपर वाले सवाल में भी अपन ने देखा था, आंसर इसका आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। छठा सवाल देख लेता है। इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव अ नॉर्थवर्ड वेलोसिटी while simultaneously experiencing southward acceleration? भाई जो एक्सेलरेशन है, ये नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड देख के कंफ्यूजन होता है। ये कुछ भी नहीं है। ये क्या है भैया, कि तुम सपोज आगे चल रहे हो गाड़ी से, ये आगे नॉर्थ है, और तुमने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगा दिया तो क्या होगी भाई, गाड़ी स्लो होगी, है ना। तो गाड़ी क्या होगी, स्लो होगी। और जब गाड़ी स्लो होती है तो तुमने पढ़ा होगा, उसको बोला जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, उसको क्या बोला जाता है, कोई भी चीज स्लो होती है स्कूल में पढ़ा दिया जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसी को कोई मोहल्ले वाले प्यार से बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन। अरे भाई ये नेगेटिव या डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब ये है कि भाई डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ये कोई ऐसा वैल्यू नहीं है कि भाई माइनस में लग रहा है, ओ माय गॉड, ये ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव जब मैं कहता हूँ, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन अपोजिट है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी क्या है, मुझे बताइए। एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि मुझे बताइए, अगर मैं चल रहा हूँ और अगर मैं ब्रेक मारूंगा, तो स्कूल ने तो सिखाया सर, ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो मुझे बताइए, अगर नॉर्थ में बोलता हूँ पॉजिटिव, तो साउथ को क्या मैं बोलूंगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या ये क्वेश्चन वही नहीं कह रहा कि नॉर्थ में वेलोसिटी थी, तो नॉर्थ में गाड़ी चला रहे थे, ब्रेक मारा तुमने, तो भाई पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो कि कहाँ लगेगा, साउथ में। तो इन्होंने आगे वही लिख दिया, एक्सपीरियंसिंग साउथवर्ड एक्सेलरेशन। तो ये हो सकता है क्या? हाँ भाई हो सकता है, यस। नो में तो आपने पहले ही गलत कर दिया, दो ऑप्शन वैसे ही कट गए। यस में अगर देखो, दिस अकर व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग नॉर्थ एंड स्लोइंग डाउन, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये वाला ऑप्शन, दिस अकर व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग नॉर्थ एंड स्पीडिंग अप। अरे भाई स्पीडिंग अप का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की क्या होगी, सेम डायरेक्शन। क्या होगी, सेम डायरेक्शन। क्या हो जाएगा भाई साहब, सेम डायरेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या अप्रोच? ये कितने फटाफट वही छोटी छोटी चीजों को लेकर दिमाग एकदम स्पीड में दौड़ता है। ठीक है, तो आपको उसका टेंशन लेना नहीं है। सेवेंथ वाले सवाल अपन देखते हैं कि हाउ कैन अ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। भाई देखो, ग्राफ का कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो तुमको क्या देखना है कि भाई ग्राफ में इधर क्या लिखा है और इधर क्या लिखा है। ये बहुत बेहतरीन चीज है। इधर क्या लिखा है और इधर क्या लिखा है। सपोज मैं कोई भी ऐसा ग्राफ बना दूं, हाँ सर, और सपोज मैं सब बोल दूं कि इस समय या इस पॉइंट पे क्या क्या होगा। कुछ नहीं करना भाई, जो ये ग्राफ का एरिया होता है ना, वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कि अगर मैं, और जो ये ग्राफ का स्लोप होता है, वो इन दोनों का डिवीजन होता है। तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, बट ये कॉन्सेप्ट है जो मैं तुमको बता देता हूँ, ये तुमको ध्यान में रख लो यार, 2 मिनट में सेट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कोई भी ग्राफ बता दूं, जैसे मैं बोलूँ वीटी ग्राफ मैंने बनाया एज पर क्वेश्चन, और मैं बोलूँ एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या होगा, एरिया क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, एरिया के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा भाई, v इंटू टी। याद करो दिन जब हम पढ़ते थे कि भाई स्पीड इंटू टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और वही अगर मैं बोल दूं कि इसका स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, कि सपोज ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्स, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो है स्लोप का मतलब क्या होता है, बेसिकली वाई बाय एक्स। वाई बाय एक्स का मतलब क्या है, कि सपोज मैं बोल दूं कि इस पॉइंट पे स्लोप बता दो, इस पॉइंट पे मैंने बताया स्लोप बता दो, तो आप उसका वाई, वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेना। वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई पे जैसे कट करेगा ये वाला पॉइंट, और एक्स पे जो कट करेगा ये वाला पॉइंट, उसको आप यहाँ पे डाल देना भाई, वाई बाय एक्स। तो ये क्या आएगा मुझे बताइए, जो स्लोप है उसको ये दोनों में डिवाइड कर दो। वाई पे क्या है मुझे बताइए, वेलोसिटी है, और एक्स पे क्या है भैया, टाइम।
अब याद करो उस दिन की वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका डायमेंशन होता था? सर ये तो एसेलरेशन का डायमेंशन होता था। किसका डायमेंशन होता था? एसेलरेशन का। तो क्या यहाँ से अपने को चमक गया कि जो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ होगा वो वाई और एक्स पे जो जो कोऑर्डिनेट होंगे या जो भी वैल्यू होगी उसका सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका क्या आ जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, जो कि क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। वहीं अगर कल के दिन कोई पूछ दे स्लोप बता दो भाई, तो स्लोप के लिए आप इन दोनों को डिवाइड कर दो v बाई टी, और वेलोसिटी अपॉन टाइम किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो ये क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं क्या लिखा है कि हाउ कैन अ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड। तो भाई मैंने वही देखा कि वी टी ग्राफ है, तो अपन ने यहाँ पे करके देखा कि वी इंटू टाइम यार डिस्प्लेसमेंट होता है कि हाँ भाई वी इंटू टी अपन कर रहे हैं, यानी कि एरिया की बात हो रही है। हाँ सर। देखो फटाफट दिमाग में चमक गया। हाँ सर। बाय फाइंडिंग स्लोप, नहीं 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 नहीं, स्लोप का मतलब क्या है? जो y और x है उनको अपने को डिवाइड करना है, v बाई टी करना है। v बाई टी तो सर ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट तो दिखाएगा नहीं, तो ये गलत हो गया। फाइंडिंग द एरिया एनक्लोज बिटवीन द ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। एरिया का मतलब सर ग्राफ लाइन एंड टाइम एक्सिस। एरिया यानी v इंटू टी। क्या ये डिस्प्लेसमेंट बताता है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हो गया? सही हो गया। बाय रीडिंग वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एक्सिस, भाई वेलोसिटी देख के तुम क्या बताओगे? डिस्प्लेसमेंट है, ये कहाँ से बताओगे यार? बाय कैलकुलेटिंग रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। ओ माय गॉड। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है भाई? स्लोप है v बाई टी, रेसिप्रोकल टी बाई वी। टी बाई वी, ये डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? नहीं होता। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। आगे अपन बढ़ते हैं भाई। सिंपल सिंपल सवाल है, दिमाग कैसे दौड़ाना है मैं वो सिखाने आया हूँ, है ना। आपको हजारों ट्यूशन मिल जाएंगे, हजारों कोर्स मिल जाएंगे जो तुमको कुछ ना कुछ करा देंगे, बट आपको अप्रोच कैसे डेवलप करनी है ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट ट्रैजेक्टरी, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब देखो, हाँ, ये वाला जो सवाल है इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पत्थर सबने उछाला है जीवन में। सबको पता है कि जब हम पत्थर को ऊपर उछालते हैं तो जब ये सबसे ऊपर होता है वो हल्का सा रुक जाता है, हल्का सा रुक जाता है। अब बच्चों को लगता है सर वेलोसिटी जीरो। हाँ सर, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि भाई पत्थर रुक गया। बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया होगा, बट ये नहीं सोचते कि भाई अर्थ पे ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो लगेगी। ये भी बचपन में उन्होंने पढ़ा होता है, ग्रेविटी तो लगती है जो हमें खींच के नीचे ले आती है। बट वो उस समय पे जब ये क्वेश्चन करते हैं तब हर बच्चा ये भूल जाता है। उसको लगता है कि नहीं भाई एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। तो भाई जो बचपन में आपने पढ़ा था कि ग्रेविटी तो हमेशा लगेगी, जब आप अर्थ पे बॉल को उछालोगे तब भी ग्रेविटी नीचे की तरफ जी लगेगी, जब बॉल नीचे आएगा तब भी जी लगेगी। इसका दूसरा कारण क्या है? सर आपने तो रटा दिया, लेकिन हमें थोड़ा फील कराओ। अरे भाई, अब मुझे बता कि जब तू बॉल को ऊपर उछालता है तो जब वो बॉल ऊपर आ जाती है तब क्या ऊपर ही रह जाती है क्या? अरे भाई, जब बॉल ऊपर होती है तब वो नीचे भी आती है। नीचे क्यों आएगी? जब नीचे कोई फोर्स लगेगा। अब नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? सर नीचे तो इसका वेट लग रहा है, जो इसका है। वेट अपन पढ़ चुके हैं कि वेट होता है mg, ये भी बच्चे रट लेते हैं mg 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 mg। अरे भाई, वेट सर नीचे लग रहा है mg, आपने रटा होगा कभी ना कभी। भाई फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स नीचे की तरफ क्या लग रहा है? सबने रटा है बचपन में mg, जो कि होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। m से m कट गया, क्या एक्सेलरेशन g के बराबर नहीं आया? तुम सोच रहे होगे ओ माय। तो भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे भले वेलोसिटी जीरो है, याद रखना है, बट एक्सेलरेशन क्या होगा? जी होगा। ये तुमको ध्यान में रखना है, एक्सेलरेशन भैया जी होगा। इसका तीसरा मैं चीज बताता हूँ कि भाई ये एक्सेलरेशन ही है जो इसको नीचे ला रहा है, क्योंकि अगर कोई नीचे की तरफ फोर्स नहीं लगता तो बॉल वहीं का वहीं रह जाता, ठीक है। तो ये अपने को कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना था। ये तो आपका दिमाग चमक गया होगा कि भाई 8th वाला सवाल हमें जो था चमक गया। यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन इन जीरो मानने की गलती तो मैं नहीं करूंगा। वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, बिल्कुल सही आंसर है। अब आ जाते हैं भाई 9th के ऊपर। नौवां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। कार ब्रेक्स एंड कम्स टू
कंप्लीट हॉल्ट मतलब रुक गए, फ्रॉम इनिशियल स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ओ माय गॉड, over a distance of 20 meter, what is the magnitude of uniform acceleration produced by brake? देखो, इस टाइप के सवाल अपने को कैसे करना है। सबसे पहले जो कंफ्यूजन आता है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अपने को लगानी है, तो मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए। तो ये एक बचपन में अपन जो पढ़ते थे ऑड वन आउट क्वेश्चन, उस तरीके से है भाई। जैसे कि तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपने रटी हुई है बाय हार्ट। सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 as। ये आपने बाय हार्ट रटी हुई है, बट आपने कभी सोचा नहीं कि भाई तीनों में एक्सेलरेशन आता है। इसमें क्या नया आता है? तो इसमें आता है वेलोसिटी एंड टाइम नया। इसमें क्या आता है सर? इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम आता है। और इसमें क्या आता है, एक सेकेंड, इसमें क्या आता है? इसमें अलग से आता है सर, एक्सेलरेशन तो सेम है, इसमें आता है सर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट अलग से। कभी भी क्वेश्चंस करते समय आप मुझे बताइए, अब आपको मैंने सिखाया है अंडरलाइन करना, क्या इस क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखी है? हाँ सर। क्या इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है? हाँ सर। क्या इस क्वेश्चन में टाइम दे रखा है? ना सर। तो भाई, क्या आपका दिमाग में चमक गया कि इस क्वेश्चन में वेलोसिटी और डिस्टेंस ही दे रखी है, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वाली एक ही इक्वेशन होती है, वो है ये वाली। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये याद करने से नहीं होगा। इसमें आपको जो अपना फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का दिमाग था कि भाई तीनों में एक्सेलरेशन है, इसमें क्या नया है, इसमें वेलोसिटी टाइम नया है, इसमें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम नया है, और इसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है। तो भाई मैंने अंडरलाइन किया फटाफट से, यहाँ पे मुझे डिस्टेंस और स्पीड ही दिख रहा है। डिस्टेंस और स्पीड एक ही इक्वेशन में होता है, यानी मुझे ये वाली इक्वेशन लगानी है। ये काम आपका दिमाग ही कर देगा एग्जाम हॉल में। तो ऐसे आपको क्लिक करना है फटाफट से। वैसा नहीं करना है कि कई लोग लिखते हैं कि पहले गिवन लिखो, टू फाइंड लिखो। अरे भाई, गिवन क्या तुमने फटाक से अंडरलाइन किया, हाँ भाई मुझे वेलोसिटी दिख रही है, डिस्टेंस दिख रही है, डन। यानी मुझे ये वाली इक्वेशन लगानी है। अब यहाँ पे एक यूनिट का कन्वर्जन है, जैसे कि यहाँ पे मीटर पर सेकंड दे रखा है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दे रखा है। इसकी ट्रिक जो बच्चों को पता होनी चाहिए, या पता होती भी है, वो है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये है कि आपको पता है किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, इसको जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाता है मीटर पर सेकंड। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो एक और चीज मैं यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ। तो जैसे 72 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया। 18 का आपको टेबल आता होगा, 18 फोर जा ये होता है, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। हाँ सर। अब मुझे बताइए, कंप्लीट हॉल्ट हो गया, यानी कि रुक गया। और डेफिनेटली से बात है, ब्रेक लग रहा है, ये नहीं रुकेगा ही। यानी कार में आपको ब्रेक लगाया और रुक गए। तो भाई जब कार रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? मैंने बोला कि जब आपकी कार रुक गई तो आपकी कार की फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? तुम बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, वी की वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि कार रुक गई। यू की वैल्यू कितनी है मुझे बताइए? 20 है। अब और एस की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे बताइए? 20 मीटर चल के रुक गई भाई, तो एस की वैल्यू दे रखी है 20। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ डिस्टेंस लिखा है, हमने तो डिस्प्लेसमेंट रटा है। अरे भाई वो एक ही चीज है। जब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन लिख दूं कि 20 मीटर आगे चली तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मैं डायरेक्शन नहीं लिखा है तो भाई वो डिस्टेंस हो गया। तो वो डायरेक्शन लिखना नहीं लिखना वो क्वेश्चन वाले बनाने की मर्जी है। अब उसने नहीं लिखा कि कहाँ चल रही है गाड़ी, नॉर्थ में चल रही है, साउथ में चल रही है, ईस्ट में चल रही है, वेस्ट में चल रही है, तो उतना क्यों दिमाग खराब कर रहा है? देखो तो सिंपल दिख गया, हाँ भाई डिस्टेंस है। ये तुमको समझ में आया क्या? क्योंकि बच्चे यहाँ पे सोचते हैं सर यहाँ तो स्पीड लिख दिया, हमने तो वेलोसिटी रटी थी, सर यहाँ तो डिस्टेंस लिख दिया, हमने तो डिस्प्लेसमेंट रटा था। अरे भाई, क्वेश्चन वाले ने नहीं बताया कि कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए वो डिस्टेंस और स्पीड लिखा है। बिल्कुल सही बात है। अब सिंपल सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, वी स्क्वायर जीरो हो गया, वी स्क्वायर जीरो हो गया, माइनस यू स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है भाई 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 400।
2 इंटू ए इंटू एस की वैल्यू होगी 20। अब ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई मुझे बताइए। ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 10। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने तो यहाँ माइनस नहीं लिखा है। भाई ये माइनस साइन क्या बता रहा है? मैंने आपको पहले ही बताया कि माइनस कोई एज सच है ना नंबर नहीं है। ये माइनस का मतलब है डायरेक्शन। और यहाँ से तो भाई आपको और ज्यादा कंफर्म हो गया कि डेफिनेटली इस बात है, अब चल आगे रहे थे, एसेलरेशन पीछे लग रहा था, इसलिए तो यहाँ पे माइनस साइन लिखा है। जब वेलोसिटी और एसेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है तभी तो हम उसको नेगेटिव एसेलरेशन या डी एसेलरेशन कहते थे। क्या यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तुम बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर एट एग्जैक्ट सेम इंस्टेंट एंड आइडेंटिकल बॉल इज थ्रोन horizontally from the same height, neglecting the air resistance, which ball hit the ground first? तो भाई ये बहुत इजी सवाल है। पहली बात तो ये थोड़ा सा मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, बट इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये कई बार आपको डायरेक्ट पूछ लेता है वो लोग, एनटीएससी में तो इस टाइप के सवाल आते हैं। देखो ये आपको क्या कराना चाह रहे हैं? ये आपको कराना चाह रहे हैं कि भाई आप ना थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशन से खेलें। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ आप इसका हिंट पढ़ के डायरेक्टली ध्यान में रख लो, या फिर मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कह रहा है कि भाई बॉल को अपन ने ड्रॉप किया टावर के ऊपर से। अब ये तो सिंपल सी बात है कि जब मैं टावर से ड्रॉप करूंगा किसी बॉल को तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी क्या होगी, जीरो होगी। हाँ सर। तो उसको कितना टाइम लगेगा आने में? कितना टाइम लगेगा आने में? टाइम उसको आने में लगेगा h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। हाँ सर। सपोज ये डिस्टेंस मैंने ले लिया h। देखो भाई जिसको थोड़ा सा दिमाग खोलना है वो यहाँ पे रुके रहो। अब ये डिस्प्लेसमेंट मैंने ले लिया h। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल से फाइनल जाना होता है उसी को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल से फाइनल क्या है भाई, h है। तो h u की वैल्यू जीरो है, तो u की वैल्यू क्या होगी, जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ सर। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई? t की वैल्यू आ गई मुझे बताइए 2h/a। अब एक्सेलरेशन क्या लगेगा यहाँ पे? डेफिनेटली सी बात है सर g लगेगा। हाँ सर। और उसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना। टाइम क्या होगा भाई, 2h/g का रूट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आगे का। आगे का मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो पहले वाले केस में जो t1 है वो अपना कितना आ गया भाई, 2h/g आ गया। अब T2 निकालते हैं कि एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस आइडेंटिकल बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम हाइट। जब भाई मैंने किसी को हॉरिजॉन्टली फेंका, इसकी x में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, बट क्या इसके y में कुछ वेलोसिटी थी? मजे की बात है भाई ये। जब ये x में इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टली फेंका तो भाई x में इसकी वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, तो ये कुछ ऐसा गया होगा। जब आप पत्थर को ऐसे फेंकते हो तो ऐसा जाता है। लेकिन ये फाइनल पॉइंट है। हाँ सर। ये इनिशियल पॉइंट है। हाँ सर। तो क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट में शॉर्टेज डिस्टेंस अभी भी यही है? हाँ सर यही है। तो अपने को वही समझ में आना है कि यहाँ पे जो है यू आई की वैल्यू कितनी है, जीरो है। हाँ सर। जो वाई एक्सिस में जाएगा उसकी वेलोसिटी कितनी है भाई, जीरो है। तो सेम आपकी क्या यही इक्वेशन लग गई कि जब y में वेलोसिटी जीरो है तो क्या आपकी यही इक्वेशन लग गई? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है। वैसे ये सवाल जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। मैंने आपको बहुत मतलब इजी वे में पढ़ा है, बट इसका जो मेन डेरिवेशन होता है ये क्लास 11th में आप लोग पढ़ते हो, जो मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। बट मैंने वहां पे एक बताया नहीं। आपको इसमें ये हिंट पढ़ लेनी है बस। ये हिंट जो मैंने दे रखी है वो पढ़ लेनी है। इसका मैं एक चीज आपको कंक्लूजन बता देता हूँ कि कभी भी
आप u=0 पे फेंको या ऐसे फेंको, तो इसका टाइम क्या होता है, दोनों का सेम टाइम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीज आप ध्यान में रख लो यार, है ना। वैसे मेरा मन था आपको इसका डेरिवेशन बताने का, मुझे आता भी है, जेई या नीट में मैंने पढ़ रखा है, बट आई डोंट थिंक कि आपको इसकी नीड है। ठीक है, तो थैंक यू। आपको जो जो डिफिकल्ट टॉपिक लगे आप मुझे कमेंट कर ले। ये थे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपकी अप्रोच बिल्डअप करने के लिए, है ना। आपको क्या करना है इसके बाद, आपको बेसिकली करना है सब्सक्राइब कर लो या लाइक कर लो, एंड जो भी आपका डाउट्स है वो हमें आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, या हमें आप मेल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू टॉक विद मी, इफ़ यू वांट माय गाइडेंस, फ्री गाइडेंस, तो यू कैन मैसेज मी एट इंस्टाग्राम। कहाँ पे भाई करना है, तो इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हमारी मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आपको हमें रीच करना है, एंड आपको कमेंट करके बताना है कि आपका सबसे डिफिकल्ट टॉपिक क्या है, एंड आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।